क्लास आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग चैप्टर। बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का ये आखिरी चैप्टर है, पार्ट 1 का, चैप्टर नंबर 8। इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा मैनेजमेंट, देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट, देन मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। और आज ये छोटा सा चैप्टर है हमारे पास, कंट्रोलिंग। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा फिनिश करेंगे। ये इजी चैप्टर है और कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और चीजें जो इस चैप्टर से आती हैं वो फिक्स है कि क्या पूछा आपसे जाएगा। बात को समझना, यहाँ पे जब हम लोगों ने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, हमने काम को परफॉर्म किया, डायरेक्टिंग किया, और उसके बाद जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आया, काम करने से जो हमारे पास हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आया, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोग, जो हमारा प्लान परफॉर्मेंस है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसको हम लोग प्लान परफॉर्मेंस से क्या करते हैं क्लास? कंपैरिजन। इस चीज को बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग, सी फॉर कंट्रोलिंग, सी फॉर कंपैरिजन, सी फॉर कंट्रोलिंग, सी फॉर कंपैरिजन। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन, मतलब कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। आपने कोई ना कोई स्टैंडर्ड, कोई ना कोई टारगेट आपने बनाया होगा। आप अपने क्लास उस टारगेट से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो और देखते हो कि जो हमने टारगेट बनाया था, जो गोल हमने बनाया था, वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो अच्छी बात है, अगर वो गोल अचीव नहीं हुआ, अगर वो गोल अचीव नहीं हुआ क्लास, तो हम लोग क्लास नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं क्लास कि वो गोल अचीव हो सके। और जो भी डेविएशन आया, जो भी डिफरेंस आया हमारे गोल में, हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस क्यों आया, उसके रीजन को फाइंड आउट करते हैं, देन ठीक करने की कोशिश करते हैं। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनो मेरी बात। कंट्रोलिंग करने का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, फिर कोई डेविएशन निकल के आए उसको एनालाइज करना, उसको स्टडी करना, उसको ठीक करना, ताकि वो डेविएशन इन फ्यूचर रिपीट ना हो। इस पूरे काम को बोलते हैं कंट्रोलिंग। क्लियर है यहां तक? चेक करते हैं क्या लिखा है। कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। जो हमने अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस किया है, आज हमारी जो पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन, उसको प्लान परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। इफ देर इज एनी डिफरेंस, यानी इफ देर इज एनी डेविएशन, देन फाइंड आउट द रीजन। आप रीजन फाइंड आउट करो, वो डिफरेंस क्यों आया, एंड रीजन फॉर सच डेविएशन या डिफरेंस, एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर। और क्लास उसको ठीक करने के जो करेक्टिव स्टेप्स है वो अपनाओ, ताकि ये जो गलती हुई है, ये जो डेविएशन हुआ है, ये फ्यूचर में ना हो। क्लियर है यहां तक? हमने सोचा था कि हम लोग 20% सेल को बढ़ाएंगे, सेल बढ़ा कुल 12%। तो ये जो 8% का डेविएशन आया है, इसका कारण क्या था? डिफरेंस क्यों आया, सेल क्यों नहीं बढ़ पाया? और उसको ठीक करो ताकि फ्यूचर में वो गलती रिपीट ना हो। ओके। टू एक्सपेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, टू एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग। पहला होता है क्लास स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, दूसरा होता है क्लास ऑपरेशनल कंट्रोल। ध्यान समझना, कंट्रोलिंग के दो एक्सपेक्ट है, ठीक है, दो एस्पेक्ट से हम लोग कंट्रोलिंग को देख सकते हैं। पहला होता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और दूसरा होता है ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू चेक how effective the strategies and plans are, because sometime deviation reason of such plan and strategy। क्लास देखो, कई बार क्या होता है कि जो डेविएशन आया है, जो भी डिफरेंस आया है, वो हमारे प्लान की वजह से और हमारी जो क्लास स्ट्रेटेजी है उसकी वजह से डिफरेंस आया होता है। क्लियर है यहां तक? जैसे हमारा, जैसे क्लास एग्जांपल समझ जाओगे आप, कि जो हमारा प्लान आउटपुट था कि हम 100 यूनिट बनाएंगे, हमारा प्लान आउटपुट था कि हम 100 यूनिट बनाएंगे, लेकिन हमारा एक्चुअल आउटपुट जो बन के आया वो 200 यूनिट बन के आया। भाई सोचा तो आपने 100 यूनिट बनाने का था, लेकिन आपका जो एक्चुअल यूनिट बन के आया वो कितना बन के आया? 200 यूनिट। तो ये जो मिसमैच हुआ है ड्यू टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्लान, कि आपने खुद ही प्लान को अंडर एस्टिमेट किया है। कहने का मतलब ये है क्लास कि जो अंडर एस्टिमेशन ये हुआ है, ये अंडर एस्टिमेशन क्लास इसलिए हुआ है क्योंकि आपने जो प्लान आउटपुट था आपका, वो था 100 यूनिट का। आपने जो प्लानिंग की थी वो 100 यूनिट की थी, लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट निकल के आया है वो कितने का क्लास आया है? 200 यूनिट का। यानी सोचा था आपने कि 100 यूनिट आप बनाओगे, लेकिन एक्चुअल में 200 यूनिट बन गया। इसका मतलब आपने प्लान ही गलत लिया था, आपने जो अपना टारगेट सेट किया था वही गलत किया था।
अब कोई बच्चा 90-95 नंबर ला सकता है, लेकिन वो टारगेट लेके चल रहा है 65 का, अब उसके 85 आ गए, इसमें खुशी की बात नहीं है, अपना टारगेट ही आपने गलत बनाया है। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या है क्लास? जब आप टारगेट जो है वो गलत बनाते हो, जब आप प्लान अपना जो है वो गलत बनाते हो, तो इसको बोलते हैं क्लास स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। अब ऑपरेशन कंट्रोल क्या है क्लास? इट रेफर्स टू फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान समझना, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में आप देखते हो कि आपने स्ट्रेटेजी सही बनाई कि नहीं बनाई। ऑपरेशन कंट्रोल में आप देखते हो कि जो मैनेजरियल एक्टिविटीज है, जो बिजनेस का ऑपरेशन है, जो आपका डेली रूटीन का काम है, वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इट इज एन इंटीग्रल चेक ऑन मैनेजर्स एंड देयर एक्टिविटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लास ये जो ऑपरेशन कंट्रोल है, उसमें हम मैनेजर और उनकी एक्टिविटीज को क्या करते हैं क्लास? चेक करते हैं, उनकी एक्टिविटी पे निगरानी रखते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्लास ऑपरेशनल कंट्रोल। ओके, तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है क्लास? सी फॉर कंट्रोलिंग, सी फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन किस किस में क्लास? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे किससे? प्लान परफॉर्मेंस से, और देखोगे डेविएशन तो नहीं है, और अगर कोई डेविएशन हुआ तो आप उसका रीजन ढूंढोगे, उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, ताकि फ्यूचर में वो डिफरेंस, वो डेविएशन ना आए। तो इसमें दो एस्पेक्ट है। पहला स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, जहां हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, हमारा प्लान ठीक बना है कि नहीं बना, हमारा स्ट्रेटेजी सही बनेगी कि नहीं बनी। दूसरा होता है क्लास ऑपरेशनल कंट्रोल, यानी कि हम चेक करते हैं ऑपरेशन कंट्रोल में कि हमारे जो मैनेजर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो उसका फायदा क्या है, कंट्रोलिंग करने के बेनिफिट्स क्या हैं, अगर हम कंपैरिजन करें एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, तो फायदा क्या है? तो सबसे पहला फायदा है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि कंट्रोलिंग करने से जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हम क्या कर पाएंगे? अचीव कर पाएंगे। बच्चों, ऑपरेशन कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जब आप, आपके जो मैनेजर है वो जो भी काम कर रहे हैं, कोई घोटाला तो नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस सही से दे रहे हैं नहीं कर रहे, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे, एम्प्लॉय को पूरी तरीके से अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उन चीज को जब आप देखते हो ना, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन कंट्रोल। यानी कि आप अपने काम को देखते हो, यहाँ पे काम जो है चल रहा है, जो मैनेजर काम कर रहे हैं, मैनेजर की एक्टिविटी जो भी चीज कर रहे हैं मैनेजर्स, उन सब पे आप निगरानी रखते हो, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन कंट्रोल। इसके अंदर पहला जो बेनिफिट है क्लास, इसमें हम बात कर रहे थे कंट्रोलिंग के बेनिफिट्स की, तो पहला बेनिफिट्स क्या है कि आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगा। भाई सीधी सी बात है, किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो कि वो आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करता है। व्हेन द प्लान्स आर मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। जब भी प्लान बनाए जाते हैं क्लास, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की बात की जाती है। एंड द कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो ध्यान रखता है कि जो भी आपने प्लान किया है, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका गोल जो है वो अचीव हो जाए। तो कंट्रोलिंग फंक्शन का सबसे पहला बेनिफिट्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? कंट्रोलिंग फंक्शन आपकी मदद करता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। दूसरी बात कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो कितना सही है। भाई बिना सोचे समझे टारगेट तो नहीं बना दिया आपने, जो टारगेट बनाया है ये सही बनाया है नहीं बनाया है, या आपने टारगेट बहुत कम का बना दिया, टारगेट बहुत ज्यादा का बना दिया। अब भैया जो कल तक पास नहीं हो रहा था बच्चा, वो 90% का टारगेट बनाए, तो ये टारगेट ठीक नहीं है। जिस कंपनी की सेल कल तक 2 करोड़ रुपए थी साल भर की, अगर वो 100 करोड़ का सेल का टारगेट बनाए तो ये टारगेट गलत है। ये जिस कंपनी का पहले से 2 करोड़ है और वो 1 करोड़ का टारगेट बनाए, तो ये भी गलत है। तो आपकी जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, जिससे अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने वाले हो, वो कितना ठीक है, वो कितना गलत है, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं क्लास? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के थ्रू पता लगाते हैं। Through strategic control, we can easily judge whether the standard or target are accurate or not. Standards are revised from time to time. भैया टारगेट जो है वो टाइम टाइम रिवाइज होता है टू मैच देम विद एनवायरमेंटल चेंजेस। तो अगर बाहर के एनवायरमेंट में कोई भी चेंजेस आया, तो हम इंटरनल एनवायरमेंट में क्या करते हैं क्लास? उन चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। यानी कि कंट्रोलिंग फंक्शन से हम लोग अपने रिसोर्सेस का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको वेस्टेज बिल्कुल नहीं करेंगे, और हमारा जो गोल है वो टाइम पे अचीव होगा। लाइक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल गाइड ऑर्गेनाइजेशन कीप्स ऑन राइट ट्रैक एज एक्टिविटीज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। तो जो आपने पहले से टारगेट बना रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, इट रिजल्ट मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये बताता है कि आप जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो वो बिल्कुल अच्छे से कर रहे हो, आपका रिसोर्सेज बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। भैया एक बात बताओ, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? चेक ऑन एम्प्लॉइज। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? चेक ऑन एम्प्लॉइज। आप एम्प्लॉइज पे ध्यान दे रहे हो, छोड़ नहीं रहे उनको, खाली उन पे ध्यान दे रहे हो, काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, गलती कर रहे हैं तो आप उसको सुधार रहे हो। तो अगर आप कंटिन्यू चेक रखोगे उनके ऊपर, तो भैया आपका जो एम्प्लॉय है वो परफॉर्म अच्छे से करेगा।
समझ रहे हो बात को? तो चेक ऑन एम्प्लॉइज जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज के ऊपर चेक रखता है, एम्प्लॉइज के ऊपर निगरानी रखता है। क्लियर है क्लास? मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगला फंक्शन है क्लास इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। इन कंट्रोलिंग फंक्शन एम्प्लॉयज कंटिन्यूअसली चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ, मतलब एम्प्लॉयर जो होता है वो कंटिन्यू क्या करते हैं, एम्प्लॉयज की एक्टिविटी पे चेक रखते हैं, ताकि अगर आपकी एक्टिविटी पे कड़ी निगरानी रखी जाए, आप गलती कर रहे हो, आपकी गलती को सुधारा जाए, तो रिसोर्सेज का तो वेस्ट कम से कम होगा ही होगा। साथ में जो आपका परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा। क्यों? जहां आप गलती करोगे मैनेजर आपको वहां पे सुधारेगा, आपकी गलती को सही करेगा, तो जो आपका परफॉर्मेंस है अपने आप ही क्या होगा, अप हो जाएगा। अगर आप कॉपी में को सवाल बना रहे हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और आपके साथ कोई कंटिन्यू हो जो आपकी गलती को सुधारे, जहां आप गलती कर रहे हो आपको बताए कि नहीं ये वाला ऐसे होगा, ये मिस्टेक ऐसे होगा, ऐसे मत करो, तो आप गलतियां क्या करोगे, कम से कम करोगे, टाइम को बचाओगे। और अगली बात क्या है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव कर जाएगा। क्लियर है क्लास यहां तक? तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा, आपके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा कंट्रोलिंग फंक्शन से। अगला क्लास इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, आपकी गलती को सुधारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट हो जाओगे काम को और अच्छे से और सही से करने के लिए। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेट द गोल एंड स्टैंडर्ड फॉर अप्रेजल ऑफ सबॉर्डिनेट। ध्यान रखना क्लास, जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं क्लास सबॉर्डिनेट्स को क्या करता है, क्लास अप्रिशिएट करता है उनके काम के लिए एडवांस। दे ऑल्सो गाइड एम्प्लॉयज टू कम आउट फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स। तो एम्प्लॉयज को गाइड किया जाता है ताकि एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम से, अपनी समस्या से जो है क्लास वो उभर के आ सके। छठा पॉइंट है कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर। भाई सीधी सी बात है, अगर एम्प्लॉयज का जो डिफरेंस आ रहा है परफॉर्मेंस में, आप उसको इवेल्युएट करोगे, प्रॉब्लम्स को समझोगे और उसको ठीक करोगे एम्प्लॉयज से, कि ठीक कराओगे भी ताकि फ्यूचर में रिपीट ना आए, तो गलती क्या होंगी, गलती कम से कम होगी। शुरू में गलतियां होंगी, धीरे धीरे एम्प्लॉय सीख जाएंगे, मैनेजर उनको सिखाएंगे, तो गलती होने के चांसेस जो है वो पहले से कम हो जाएंगे। स्मॉल एरर मे नॉट बी सीरियसली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। छोटी मोटी गलती चलती है, बट इफ एरर्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इट विल बी अ सीरियस मैटर। तो अगर रिपीट, जो अगर गलती एक बार हो गई तो ठीक है, बार बार हो रही है, तो ड्यू टू कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड चेक ऑफ मैनेजर ट्राइज टू डिटेक्ट दोज एरर एंड टाइम ऑन टाइम एंड टेक रेमेडियल स्टेप। तो टाइम पे ही गलती को ढूंढ लिया जाता है कि क्या गलती है और उस गलती को ठीक कर दिया जाता है। तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं मदद करता है एरर को मिनिमाइज करने में। तो ये सारे के सारे क्लास बेनिफिट एडवांटेज आप 10 से 15 मिनट लेके इन पॉइंट्स को अच्छे से क्लास याद करोगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है क्लास, कि ये गोल को अचीव करने में मदद करता है, आपका स्टैंडर्ड कितना सही है इसके बारे में बताता है, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करता है अच्छी तरीके से, परफॉर्मेंस को क्लास इंप्रूव करता है और एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करता है अच्छे से काम करने के लिए। और कंट्रोलिंग फंक्शन कहीं ना कहीं गलतियों को कम से कम करता है ताकि गलती ना हो, कि गलती जो एक बार हुई उसका वो रीजन फाइंड आउट करके उसको जड़ से खत्म कर दे ताकि बार बार गलती रिपीट ना हो। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्लास रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे क्लास हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप क्या है, प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में संबंध क्या है। तो सबसे पहला है नेचर और कॉन्सेप्ट, तो यानी कि मीनिंग। देखो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एवरी एंटरप्राइज। हर एंटरप्राइज चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको प्लानिंग तो करना ही करना है। तो प्लानिंग में क्या होता है, हम एडवांस में सोच लेते हैं व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट मस्ट बी डन। तो जो क्लास ये जो प्लानिंग फंक्शन है, प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं क्लास, एडवांस में ही सोच लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है क्लास और किसके द्वारा करना है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्लास प्लानिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग मींस कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन। बच्चों डेविएशन मतलब डिफरेंस, हम सारे 100 करोड़ की सेल करना, करोड़ की सेल हुई, 90 करोड़ की सेल हुई, तो 10%, 10 करोड़ का डेविएशन आ गया। इफ दिस एनी डेविएशन टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू स्टॉप दैट डेविएशन परमानेंटली। कोई भी डिफरेंस आया तो हम उसे क्लास देखेंगे तो कि फ्यूचर में वो जो है वो रिपीट ना हो। क्लियर है क्लास? तो रिलेशनशिप की बात करें तो पहला जो है रिलेशनशिप वो है नेचर एंड कॉन्सेप्ट, यानी कि जो मीनिंग है वो है। अच्छा ये सिलेबस से हट गया है क्या? एक मिनट रुक जाओ मैं देख लेता हूँ, अगर हट गया होगा तो फिर ये वाला टॉपिक नहीं करेंगे।
मेरे ध्यान में नहीं है वाला टॉपिक, देख लेता हूँ एक बार सिलेबस से हटाएगी नहीं। हाँ क्लास ये टॉपिक हट गया है सिलेबस से, तो यार इसको तो रहने ही दो। वैसे मैंने बता दिया, मीनिंग ही बताया है, कुछ ज्यादा हमने किया भी नहीं, तो ये वाला टॉपिक जो है वो रहने दो। और कोई मुश्किल टॉपिक भी नहीं था, ये इजी टॉपिक था। तो आपको इंपोर्टेंस ही करना है, ठीक है। ये हट गया है, करेक्ट है, हाँ बिल्कुल इसमें का थैंक यू। ये वाला टॉपिक हट गया है क्लास, इस टॉपिक को करने की जरूरत नहीं सिलेबस में। रिलेशनशिप मत करना, 2021 के लिए बोल रहा हूँ, इस सेशन के लिए वो हट गया है। तो आपने इसकी इंपोर्टेंस करने है, तो ये टॉपिक मैं कट कर देता हूँ, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। नोट्स से भी कट कर लेना ध्यान से, ठीक है, इसको नोट्स पे भी कट कर लो, टॉपिक हट गया है। अब आ जाओ कंट्रोलिंग प्रोसेस पे, ठीक है। अगर हम देख लें तो कंट्रोलिंग प्रोसेस के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक तो 2 पॉइंट और है इसमें। चलो कंट्रोलिंग प्रोसेस पे आ जाओ सब लोग जरा, आप कंट्रोलिंग प्रोसेस पे। रिलेशनशिप हट गया है क्लास, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच रिलेशनशिप हट गया, उसे हटा दो। आ जाओ कंट्रोलिंग प्रोसेस पे। कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है? मैंने आपसे कहा था, अगर बच्चों आपको कंट्रोलिंग की डेफिनेशन याद है तो कंट्रोलिंग प्रोसेस भी समझ लो, याद हो गया आपको अच्छे से। कंट्रोलिंग प्रोसेस में आता है लाइन बाय लाइन क्लास स्टेप्स, जिसमें पहला स्टेप है जहां पे आप टारगेट सेट करते हो, स्टैंडर्ड सेट करते हो। स्टैंडर्ड मींस टारगेट अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, यानी कि जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको आप किससे मेजर करोगे? अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप मेजर करोगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मेजर करोगे, वो स्टैंडर्ड आप यहां पे बनाते हो, आपका टारगेट सेट करते हो। स्टैंडर्ड टारगेट अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, दिस इज बेसिक फॉर कंपैरिजन। द स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीवेबल। बच्चों देखो, आप अपना टारगेट वही बनाओ जिसको अचीव कर सकते हो। अगर बिना मतलब कुछ भी सोच लिया कि मैं अचीव कर लूंगा, तो यार वो पॉसिबल नहीं। आप जो चीज आप कर सकते हो उसी को गोल कहते हैं। एक्चुअली गोल का एक डेफिनेशन है। अगर कोई इंसान 100 किलो का है, वो कह रहा है कि मैं 50 किलो हो जाऊंगा 10 दिन के अंदर, तो भैया ये गोल नहीं है, क्योंकि इसे आप अचीव नहीं कर सकते। तो अचीवेबल वो होना चाहिए, टारगेट वो होना चाहिए जो आप अचीव कर सको, जो दायरे के अंदर हो आपके। मस्ट बी अचीवेबल, high or very high standard which cannot be achieved or no use standard must be set up in keeping mind of resources of the organization। तो आपने बिना मतलब के जो स्टैंडर्ड बनाया है क्लास, उसका कोई यूज नहीं है। तो स्टैंडर्ड जो भी बनाना चाहिए वो स्टैंडर्ड क्लास आप बनाना चाहिए, अपने गोल को देखते हुए जो है आप स्टैंडर्ड को बनाओ। अपना पास्ट परफॉर्मेंस देखो, आपके पास रिसोर्सेस क्या क्या अवेलेबल हैं, ये सब सोचने के बाद ही आप टारगेट अपना बनाओ कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है। जो भी आपका टारगेट है, गोल है, वो आप सोच समझ के बनाओ कि आपका टारगेट क्या है, गोल क्या, अचीव कर सकते हो कि नहीं कर सकते, रिसोर्सेस है कि नहीं, एम्प्लॉय है कि नहीं तुम्हारे पास, ये सारी चीजें, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, ये सारी चीज देखते हुए क्या करो आप क्लास, गोल बनाओ। सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड इश्यू कहते हैं। चलो पहला याद हो गया, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद क्या करना है आपने, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है। Second is measuring actual performance. After setting up of standard, the performance of employees are measured. That is, how much work done by the employees. न्यूमेरिकली परफॉर्मेंस इज इजीली मेजर्ड। तो क्लास आप ध्यान रखना कि जो परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो न्यूमेरिकली हम लोग मेजर करते हैं। द परफॉर्मेंस मस्ट बी मेजर्ड पीरियडिकली, जैसे आपके स्कूल में पीरियडिक टेस्ट होते हैं ना, उसी तरीके से क्लास कंपनी में भी एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को, हमारे गोल को, कितना हम गोल के करीब पहुंचे उसको देखने के लिए पर्टिकुलर पीरियड पे 2 महीने 3 महीने, सब कंपनी का अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी है, उसके बाद ये परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है कि नहीं, जो हमने सोचा था टारगेट उसमें कहां तक हम पहुंचे। तो सबसे पहले क्या करते हो बताओ जरा, मेरे साथ साथ रिपीट करो। सबसे पहले टारगेट सेट करते हो, दूसरा आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, मेजर करने के बाद क्या करते हो, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। यानी कि जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे आप अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो। आफ्टर द परफॉर्मेंस of the manager, compare the actual performance with the plan performance. If there is match in both, then controlling function end। भैया अगर आपका प्लान परफॉर्मेंस आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच कर रहा है, जितना सोचा था आपने उतना बनाया, तो कंट्रोलिंग एंड है देयर ओनली। बट इफ देर इज मिसमैच, अगर आपका प्लान परफॉर्मेंस आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच नहीं कर रहा और देर इज एनी डेविएशन, देन द मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ डेविएशन। मैनेजर जो है वो रीजन फाइंड आउट करता है। एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, माइनर डेविएशन शुड बी इग्नोर। छोटी मोटी डेविएशन को आप इग्नोर कर सकते हो। भैया आपने सोचा था कि मान लो 80 नंबर लेके आना, 78 आ गया, 82 8 आ गया, चलेगा, 82 आ गया चलेगा,
बट द टाइम एक्शन फॉर लेकिन अगर बहुत ज्यादा डेविएशन आया तो भैया आपको टाइमली एक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि माइनर डेविएशन को यू कैन इग्नोर देम, बट द मेजर डेविएशन शुड बी कंसिडर। तो आपको उसको लेना है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। तो लाइन बाय लाइन सबसे पहले क्या करते हो क्लास, स्टैंडर्ड सेट करते हो, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो, कंपेयर करने के बाद क्या करते हो क्लास, एनालाइजिंग डेविएशन। तो आप देखते हो भैया कि डेविएशन क्या है, उसको आप एनालाइज करते हो। देखो, all the deviation need not be brought the notice to the top management. A range of deviation should be established and only in case beyond that range, भाई छोटा मोटा डिफरेंस आ गया तो टॉप मैनेजर को परेशान मत करो, चलेगा। लेकिन अगर बड़ा कोई डिफरेंस आ गया, आपने ग्रोथ चाहा था 20%, आया सिर्फ 2% का ग्रोथ, 18% नुकसान में अभी भी चल रहे हो आप, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे आप, टॉप लेवल को बताओगे। तो डेविएशन दो कैटेगरी में है, पहला है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये दोनों क्या है हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। चौथा पॉइंट है क्लास, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पूरा सारे फंक्शंस को, सॉरी प्रोसेस के सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, देन वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, मेरे साथ साथ रिपीट करो। सबसे पहले हमने किया सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड या टारगेट। दूसरा अपने आपने सोचते जाओ क्या करते हो, परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, मेजर करने के बाद क्या करते हो, कंपेयर करते हो, कंपेयर करने के बाद क्या करते हो, एनालाइजिंग डेविएशन, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को एनालाइज करो। छोटे मोटे डिफरेंस को इग्नोर कर दो आप, बड़ा डिफरेंस है तो आपने इग्नोर नहीं करना है। और एनालाइजिंग डेविएशन के दो पॉइंट हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एमबी। और लास्ट में क्या करते हो क्लास, टेकिंग करेक्टिव मेजर। फिर आप लेते हो क्लास करेक्टिव मेजर कि उसको आपने ठीक किस तरीके से करना है। क्लियर है क्लास यहां तक? गुड। आप देखते हो सो ठीक किस तरीके से करना है, दैट इज टेकिंग करेक्टिव मेजर। तो हम देखते हैं कि यार ये डेविएशन क्यों आया, वो तो हमने देख लिया इससे पहले स्टेप में। और फिर उसको ठीक कैसे किया जाता है, टेकिंग करेक्टिव मेजर, वो आएगा फिफ्थ पॉइंट, टेकिंग करेक्टिव मेजर। तो आप कंपैरिजन करने के बाद क्या करते हो, डेविएशंस को फ्यूचर में जो है वो किस तरह से रिपीट ना हो, आप उसका ध्यान रखते हो कि फ्यूचर में वो चीज रिपीट ना हो, उसका रूट कॉज फाइंड आउट करते हो, और रूट कॉज फाइंड आउट करके क्या करते हो, उस डेविएशन को कोशिश करते हो कि वो हट जाए, और आज जो कमी आई है, आज जो डिफरेंस आया है, वो इन फ्यूचर वो कमी, वो डिफरेंस ना आए। और लास्ट पॉइंट होता है क्लास फीडबैक इन कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोलिंग के अंदर आप क्या करते हो, फीडबैक लेते हो। एम्प्लॉय से क्या लेते हो क्लास, आप फीडबैक लेते हो कि भैया आगे रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। आफ्टर टेकिंग करेक्टिव मेजर, अ फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। इट इट रेफर्स टू अ लिस्ट ऑफ reason for deviation of plan for inefficiency in overall working of the organization. Feedback act as a base for establish the standard for next year. तो ये जो फीडबैक मिलता है हमें नेक्स्ट ईयर में इसको यूज करना होता है। डेविएशन में भी पॉजिटिव, डेविएशन क्लास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो अगर बढ़ गया है आपका, आपका प्लान था 100 का, आउटपुट 120 का हुआ है, तो ये है पॉजिटिव डेविएशन। और आपका प्लान था 100, आउटपुट 80 का हुआ है, तो ये नेगेटिव डेविएशन है। तो ये 6 पॉइंट है क्लास इसके अंदर, और 6 पॉइंट के साथ आपका ये प्लानिंग प्रोसेस, सॉरी ऑर्गेनाइज कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म हो गया। सबसे पहला क्या है क्लास, सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, ठीक है। दूसरा क्या है, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा क्या है क्लास, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के बाद क्या है क्या क्लास, एनालाइजिंग डेविएशन, एनालाइजिंग डेविएशन क्या, टेकिंग करेक्टिव मेजर। और लास्ट जो पॉइंट होता है वो फीडबैक, यानी आपने एम्प्लॉय से फीडबैक लेना है कि आगे तो रिपीट नहीं होगा ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं होगी आपकी। ये सारी चीजें जो है वो आती हैं क्लास प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर आती हैं। आई होप कि आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस के सारे पॉइंट अच्छे से लर्न हो गए होंगे। बताओ क्लास, सबको लर्न हो गया क्लास? बताओ कंट्रोलिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत परेशानी, सबको लर्न हो गया? अब जो एनालाइजिंग डेविएशन है, एनालाइजिंग डेविएशन में दो पॉइंट है। तो ये दो पॉइंट तो मैंने बता ही दिए क्लास आपको, एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं दो पॉइंट क्या क्या है, उसके साथ हमारा चैप्टर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एनालाइजिंग डेविएशन का मतलब क्लास ये है कि आप डेविएशन को एनालाइज करते हो कि आपका डिफरेंस कितना है, और इसके दो पॉइंट हैं। पहला है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, दूसरा है एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, इट मींस कीपिंग फोकस ऑन की एरियाज, कीपिंग फोकस ऑन की एरियाज। तो हम लोग ना जो की एरिया है, की रीजन एरिया, के आ रहे मतलब की रीजन एरिया, की एरिया पे फोकस करेंगे। इफ देर इज एनी डेविएशन इन दीज की एरियाज, दीज मस्ट बी अटेंड अर्जेंटली। भैया ठीक है, डेविएशन को एनालाइज करो, छोटा मोटा डेविएशन है चलेगा, लेकिन जहां पे की एरिया है, जो बिल्कुल मेन एरिया है, जहां ज्यादा फोकस की जरूरत है, उन की एरिया में अगर आपका बिजनेस अफेक्ट हुआ तो भैया उसको आपने अर्जेंटली डील करना है।
की एरियाज आर दोज विच हैज इम्पैक्ट ऑन होल ऑर्गेनाइजेशन। की एरिया वो है क्लास जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट आए। समझ रहे हो बात को? अब बात को समझना। आप घर में हो, मान लो घर में कोई भी नहीं है, आप जो है चले गए मान लो ट्यूशन, पानी का टैप खुला छूट गया, मान लो धीरे धीरे पानी टप टप टपक रहा है और आपको ट्यूशन जाते हुए रास्ते में याद आता है कि पानी का टैप खुला छोड़ गया। शायद आप घर दोबारा ना आओ टैप को बंद करने, बोलो चलो यार 1 घंटे में, आधे घंटे में तो आ ही जाऊँगा, चलने दो। लेकिन आप एक बताओ, अगर गैस लीक कर रहा है आपका, सिलेंडर जो है वो लीक कर रहा है और आप आधे रास्ते में को याद आता है यार सिलेंडर तो जो है वो लीक कर रहा है या फिर मैंने खुला छोड़ दिया जो भी है, तो आप भग के आओगे घर पे। क्यों? क्योंकि वो की एरिया है, वो एक बड़ी बात है। तो अगर बिज़नेस में कोई छोटा-मोटा डेविएशन है, तो चलेगा, आप उसे इग्नोर करो। लेकिन अगर की एरिया जहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, वो प्रोडक्ट में कुछ मिलावट हो गई, गलती से प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ फॉल्ट हो गया है, तो उस चीज में आप तुरंत एक्शन लोगे, अर्जेंटली लोगे। क्लास इस चीज को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। जो क्रिटिकल पॉइंट है उसका आपने खास ख्याल रखना, उसको अर्जेंटली क्या करना है, ठीक करना है। अगला है मैनेजमेंट एक्सेप्शन, एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये क्या है? इट मींस अ मैनेजर, अगर कोई मैनेजर चाहता है कि सब कुछ कंट्रोल कर ले, तो लास्ट में वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अ मैनेजर हु वांट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप बाय कंट्रोलिंग नथिंग। तो जो मैनेजर सब कुछ कंट्रोल करना चाहेगा, एंड में वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब क्या है क्लास? थोड़ा बहुत डेविएशन, नॉर्मल लॉस तो होगा ही। सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो काम ही नहीं कर पाओगे, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो बात को? जो टीचर ये चाहता है क्लास में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो, कुछ भी चूं भी आवाज ना आए, तो यार वो टीचर अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाएगा, वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसी की क्लास में सबसे ज्यादा शोर होगा। तो कंट्रोल सब कुछ करना चाहोगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। छोटी मोटी छूट तो देनी चाहिए। कभी कभी कोई कोई माँ बाप ऐसे होते हैं, कहते हैं भैया हम बच्चों को पूरी कंट्रोल रखेंगे, सबसे ज्यादा बिगड़े बच्चे उन्हीं के होते हैं। थोड़ी बहुत आजादी तो बच्चों को देनी चाहिए, स्टूडेंट लाइफ है, वो उतना एंजॉय तो करेंगे ही करेंगे, शरारत वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो यानी कि एमबीई कहता है कि आप सब कुछ कंट्रोल मत करो, थोड़ा बहुत आजादी तो उनको भी दो। थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, चलेगा, डिफरेंस जो है वो होगा भाई, नॉर्मल लॉस तो होगा ही होगा। लेकिन जो बड़े डेविएशन है उनका आपने ध्यान रखना। डेविएशन विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बी हैंडल बाय द मैनेजर। मैनेजर सिर्फ उनको हैंडल करे प्रॉब्लम्स को जो बहुत ज्यादा हो। अ माइनट और क्लास अ माइन्यूट और माइनर डेविएशन कैन बी इग्नोर। मैनेजर शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी finding those solution for minor deviation class, rather he should concentrate on removing deviation of high degree। तो जो हाई डिग्री का डेविएशन है, जो हाई डिग्री का डेविएशन है क्लास, उसको हमें क्या करना चाहिए क्लास? उसको हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, उन पे फोकस करना चाहिए, ना कि छोटी मोटी चीजों पे। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ये कहता है कि सब कुछ कंट्रोल करने जाओगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया एमबी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो इसके साथ ही हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो गया। इसमें अगर इंपॉर्टेंस की बात, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली क्लास, जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोसेस और इंपॉर्टेंस, ये दो चीजें क्लास आप याद रखना। बाकी रिलेशनशिप था इंपॉर्टेंट, लेकिन इस साल वो सिलेबस से हट गया है। तो अगर आप प्रोसेस को देखो, तो प्रोसेस में क्या है? प्रोसेस उसकी डेफिनेशन से मिलता जुलता ही तो है प्रोसेस। आप चेक करो, सबसे पहले कंट्रोलिंग की डेफिनेशन याद करो। क्या पढ़ा था क्लास हमने कंट्रोलिंग में? तो कंट्रोलिंग में हमने पढ़ा था क्लास की कंट्रोलिंग मींस कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव मेजर। सेम टू सेम वही प्रोसेस में सबसे पहले क्या करते हो? सेटिंग अप ऑफ टारगेट। दूसरा क्या करते हो? मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा क्या करते हो क्लास? कंपेयर करते हो क्लास एक्चुअल को स्टैंडर्ड से। फिर क्या करते हो? एनालाइजिंग डेविएशन, डिफरेंस देखते हो क्या डेविएशन है, और टेकिंग करेक्टिव मेजर, बाकी उस डिफरेंस को ठीक कर देते हो। लास्ट में एम्प्लॉय से क्या ले लेते हो क्लास? फीडबैक। तो ये सारा का सारा हो गया। तो इस तरीके से क्लास आप पूरा याद करोगे और इस तरीके से आपका कंट्रोलिंग चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे फिनिश हो गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लास इसे क्लियर कर लो, फिर हम केस स्टडीज भी करेंगे। एक बार टॉपिक खत्म हो जाए ना प्लस सिलेबस, आप अपनी बुक से रीड कर लो, फिर हम इसकी केस स्टडीज की प्रैक्टिस भी करेंगे।